1909 के बाद जो सुधार आएगा वो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आएगा। उस समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था। यह अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। लागू 1921 में किया गया और इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र के साथ साथ प्रांतीय स्तरों पर सुधार किया गया और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को शुरू किया गया, जो एक तरह का सीमित उत्तरदायी शासन था। लिमिटेड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को शुरू किया जाता है। कैसा? लिमिटेड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को शुरू किया गया था। यह आपको पॉइंट याद रखना है। तो आइए समझते हैं कि भारत शासन अधिनियम की पृष्ठभूमि क्या है। इसकी पृष्ठभूमि को समझेंगे तो हमें समझ में अच्छे से चीजें आएंगी। कहानी की शुरुआत सबसे पहले होती है 1909 में। 1909 में क्या हुआ? 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म लाया गया, जिसके बारे में लॉर्ड मॉर्ले ने क्या कहा था? लॉर्ड मॉर्ले ने कहा था कि हम भारत में नाग के दांत बो रहे हैं, जिसका परिणाम विषकारी होगा, भयंकर होगा, और हुआ भी। भारत के विभाजन के रूप में हमें एक भयंकर परिणाम देखने को मिलता है। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया। मॉर्ले मिंटो सुधार। क्या इस सुधार से भारतीय संतुष्ट हैं? नहीं। भारतीय सुधार से असंतुष्ट थे। मांगा कुछ था, एक खराब चीज मिल गया। वो क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली था। हालांकि मांग भी भारतीयों ने किया था और अंग्रेजों ने इसको सही मौका के रूप में देखा। भारतीय सुधार से असंतुष्ट थे। इसी समय आप देखोगे कि बंगाल विभाजन अंग्रेजों को रियलाइज हुआ कि ये उसके लिए डिजास्ट्रस साबित हुआ था। डिजास्ट्रस समझते हो? उद्देश्य तो था कि बंगाल का विभाजन कर देंगे तो हिंदू मुस्लिम फूट हो जाएगा, लेकिन उस समय बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था और उन युवाओं को खूब प्रताड़ित किया गया। उसमें से एक वर्ग क्रांतिकारी धारा की ओर आगे निकल बह गया और क्रांतिकारियों का मकसद था कि हथियारों के बल पर अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकना, बंदूक की नोक पर सत्ता प्राप्त करना, अपने लिए अधिकार प्राप्त करना। तो क्रांतिकारी गतिविधि बंगाल में बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जिससे अंग्रेजों को लगा कि अब कलकत्ता भारत की राजधानी के रूप में योग्य नहीं रह गई है, अब इसको बदलना पड़ेगा। अब भारत की राजधानी के रूप में यह योग्य देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में आप देखोगे 1911, 12 दिसंबर 1911, 12 दिसंबर 1911, 1909 में अमृतसर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मॉर्ले मिंटो ने किया था और जिसमें विरोध किया गया था। 1911 इसमें दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। और दिल्ली दरबार में कौन कौन लोग आए थे? दिल्ली दरबार में आप देखोगे तो ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम का आगमन हुआ था। उसमें भारत का वायसराय जो था उसका नाम क्या था? उसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग, जिस पर 1912 में जब वो दिल्ली में प्रवेश कर रहा था तो चांदनी चौक के पास से जब उसकी काफिला गुजर रही थी तो बाल मुकुंद और बसंत कुमार बिस्वास जैसे क्रांतिकारियों ने उन पर बम हमला किया था। हालांकि लॉर्ड हार्डिंग किसी तरह से बच गया था। तो दिल्ली दरबार हुआ और दिल्ली दरबार में दो महत्वपूर्ण घोषणा की गई। पहला, दिल्ली दरबार में एक घोषणा जो आया वो ये था कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दो, क्योंकि अंग्रेजों को रियलाइज हुआ कि बंगाल विभाजन तो एक तरह से डिजास्टर्स साबित हुआ है। तो एक तो कहा कि बंगाल विभाजन रद्द हो जाएगा, जबकि बंगाल विभाजन के समय क्या कहा था कि अब तक मुसलमानों को जो सब सुविधा नहीं मिला है वो सब सुविधा इसके माध्यम से मिलेगा। हालांकि जब ये बंगाल विभाजन रद्द करेगा तो मुसलमान क्या होगा? असंतुष्ट हो जाएगा। और दूसरा, भारत की राजधानी परिवर्तन। भारत की
राजधानी परिवर्तन का निर्णय लिया, कैपिटल को ट्रांसफॉर्म करने का निर्णय लिया था, राजधानी परिवर्तन करने का निर्णय लिया था। ये भी देखने को मिलता है, जिसमें राजधानी कहाँ ट्रांसफर करना था, तो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली करना था, क्योंकि कलकत्ता ही केंद्र बना था बंगाल, तो यहां से कहाँ करना था, दिल्ली, क्योंकि दिल्ली दिल वालों का है। हालांकि कहा जाता है कि जो जो राजा ने अपना राजधानी दिल्ली ले गया था उसका शासन ज्यादा समय तक चला नहीं था। जब देखो औरंगजेब अपना राजधानी दिल्ली ले गया तो उसके बाद भी मुगल प्रांत ढह गया, ये दिल्ली ले गया तो मामला गड़बड़ाने लग जाता है। तो ये भी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। 1911, एक बरस बाद 1912 में, एक बरस बाद 1912 में क्या किया जाएगा, भारत का राजधानी ट्रांसफर किया जाएगा। इस दौर में आप देखोगे कि भारत में कोई आंदोलन नहीं चल रहा, भारत में राजनीतिक शून्यता की स्थिति देखने को मिलती है। देखो भारत में राजनीतिक आंदोलन इस काल में चलता भी कैसे, 1908 में सभी गरम दल के नेताओं को तो पकड़ के जेल में डाल दिया गया, और जो नरम दल के नेता थे वो कमजोर हो चुके थे, वो कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते थे, और तो राजनीतिक निष्क्रियता का युग देखने को मिलता है। और मुस्लिम लीग तो अंग्रेजों के स्वामी भक्त ही है, मुस्लिम लीग तो बहुत आगे चल करके ना कांग्रेस के साथ आएगी लखनऊ पैक्ट में 1916 में। ठीक है, कब आएगा, 1916 में। देखो तो 1912 में क्या हुआ, भारत का राजधानी कलकत्ता से, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया गया। कहां से कहां, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। दिल्ली का डिजाइनर कौन था, कमेंट करके बताओ आप लोग। कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। ठीक है, ये देखने को मिलता है। 1912 की घटना है, 1912 की घटना देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो 1900 के बाद भी अभी कोई भारत में सक्रियता देखने को नहीं मिल रहा है, शांति का माहौल है एकदम, है ना, जग सूना सूना लागे टाइप की चीजें देखने को मिल रही है। आपने वो संगीत नहीं सुना, जग सूना सूना लागे। तो यहां आप देखो 1912 में आप गौर करोगे, 1912 में बात करोगे तो 1912 में क्या होगा, 1912 के बाद समय आएगा 1916, और 1916 का वर्ष ना भारतीय राजनीति के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। क्यों महत्वपूर्ण है, देखो 1914 में तिलक जेल से छूटकर आ जाते हैं। तिलक को भी रियलाइज होता है कि अगर कांग्रेस विखंडित रहेगी तब अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता, साथ रहना बहुत जरूरी है। तो तिलक कांग्रेस गरम दल और नरम दल के विलय के पक्षधर थे, उसके लिए काम करना शुरू कर दिए। राजनीतिक शून्यता की स्थिति तो थी ही, और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध भी शुरू हो चुका था। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों का समर्थन किया, मुस्लिम लीग ने भी समर्थन किया, एक वादा से कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद खास करके खलीफा के पद, जो तुर्क के खलीफा था उसके प्रति कोई दुर्व्यवहार किया नहीं जाएगा। तो स्थिति आप देखो 1916 में आप गौर करोगे क्या कुछ होगा, मैं इधर समझाता हूं। 1916 में एक तो होगा गरम दल, थोड़ा सा इसको ना मैं सुंदर बना लेता हूं क्योंकि चीजें ना अच्छी दिखनी चाहिए, केवल होना अच्छी बात नहीं है, दिखना भी अच्छा चाहिए। 1916, 1916, तो 1916 में क्या क्या होगा, 1916 में सबसे पहले हम देखें तो एक होम रूल आंदोलन आएगा। होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था, स्वशासन प्राप्त करना। इसका उद्देश्य क्या था, स्वशासन प्राप्त करना, और युवा वर्ग सब लोग इसमें शामिल होने लगे कि अंग्रेजों के खिलाफ
क्योंकि इसका मानना था कि हमें अगर हमारे पास स्वशासन होता तो हम न केवल अंग्रेजों का समर्थन अच्छे से कर पाते, बल्कि हम अपने लोगों का भी बेहतर ढंग से ख्याल रख पाते, जो कि संभव नहीं हो रहा है क्योंकि सत्ता हमारे पास नहीं है। अंग्रेज बिजी है कहाँ, विद्रोह में, उधर आंदोलन में। तो कहा कि देखो यार, सत्ता तो हमें वापस चाहिए, मतलब सत्ता हमको अपने चाहिए, स्वशासन की प्राप्ति चाहिए। क्या चाहिए? स्वशासन चाहिए, ऑटोनोमस रूल चाहिए। पहली बात होम रूल आंदोलन की बात कहा। होम रूल आंदोलन की दो शाखाएं थी। सबसे पहले मई जून के आसपास, अप्रैल मई अगर मैं ठीक हूं तो, एक तिलक ने पूना के क्षेत्र में बनाया, जिनका पूना और उसके आसपास के इलाकों में विस्तार था, मई को छोड़ करके महाराष्ट्र के इलाकों में विस्तार था। फिर सितंबर 1916 में तिलक ने मद्रास को मुख्यालय बनाया, अडयार को, और वो उनका जो एनी बेसेंट का होम रूल था उसका विस्तार पूरे भारत में देखने को मिलता। तो होम रूल आंदोलन, अंग्रेजों पर दबाव बना। अंग्रेजों पर क्या बना? होम रूल आंदोलन का दबाव बना। और दूसरा आप देखोगे सेकेंड, तो लखनऊ पैक्ट हुआ। सेकेंड क्या हुआ? सेकेंड एक लखनऊ अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। अब ये कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक महत्वपूर्ण है लखनऊ पैक्ट के लिए, और लखनऊ पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था? लखनऊ पैक्ट जो है यह कांग्रेस व लीग के बीच हुआ। कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन था, दोनों का अधिवेशन एक साथ कहां बुलाया गया? दोनों का अधिवेशन एक साथ लखनऊ में बुलाया गया। और जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस और लीग के बीच में एक समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस ने एक ब्लंडर कर दिया, और ब्लंडर यह था कि उसने 1909 में जो मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की प्रणाली को लाया गया था, उस पृथक निर्वाचन प्रणाली को मान्यता दे दिया, जो कि नहीं देना चाहिए था। यह एक तरह से कांग्रेस ने फूट डालो और राज करो की नीति पर मुहर लगा दिया। अंग्रेजों को एक तरह से मौका दे दिया अन्य वर्गों के लिए भी इस तरह से पृथक निर्वाचन प्रणाली लाने के लिए, जो कि 1919 के सुधार में वो लेकर भी आएंगे। तो यही देखने को मिलता है, लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में देखने को मिलता है, जिसमें दोनों ने सहमत हुआ कि अब स्वशासन की प्राप्ति की जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, वो एक साथ मिलकर के करेंगे। और दूसरा जो इस यहां पे हुआ, नरम दल व गरम दल का विलय हो गया। नरम दल व गरम दल का जो आपस में विलय हो रहा है, किसके प्रयासों से हो रहा है? नरम दल व गरम दल का जो आपस में विलय हो रहा है, ये एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से हो रहा, जबकि लखनऊ पैक्ट तिलक और जिन्ना के प्रयासों से हुआ था। 1916 की बात है। एक वर्ष बाद आप देखोगे 1917 में, 1917 में एक रिपोर्ट पब्लिश होगा। 1917 में एक रिपोर्ट पब्लिश होगा भारत के संदर्भ पर, भारतीय शासन के ऊपर रिपोर्ट पब्लिश होगा। इसको मेसोपोटामिया आयोग कहते हैं। मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट आई, और अच्छी बात यह रही कि मेसोपोटामिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? मेसोपोटामिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भारत में ब्रिटिश शासन को अक्षम बताया कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है ये योग्य नहीं है। इसने अपने रिपोर्ट में क्या कहा? अपने रिपोर्ट में भारत में ब्रिटिश शासन को अक्षम बताया। तो फिर से अंग्रेजों पर दबाव बन गया, ब्रिटिश शासन को अक्षम बताया, बोला कि ये योग्य शासन ही नहीं है, इसको बदल देना चाहिए। जब ऐसी बातें करेंगे तो अंग्रेजों पर क्या होगा? दबाव बना। देखो, अंग्रेजों पर दबाव सबसे पहले बन रहा है 1916 में होम रूल आंदोलन से, लखनऊ अधिवेशन में गरम दल नरम दल के आपस में विलय से कांग्रेस मजबूत हुई, मुस्लिम लीग के साथ आने से भारतीय आंदोलन और मजबूत हुआ। भारतीयों की मांग 1917 में रिपोर्ट में भी ये कह दिया गया कि अंग्रेजों की जो सत्ता है भारत में वो क्या है? कमजोर है। और तब जाकर के आप गौर करोगे साथियों कि क्या होगा, तब जाके आप गौर करोगे आगे चल करके
20 अगस्त 1917 को, 20 अगस्त 1917 को, 20 ऑफ अगस्त 1917 को, 1917 को क्या किया जाएगा? एक घोषणा आएगा और उसको हम लोग मॉन्टेग्यू की घोषणा कहते हैं। 20 फरवरी 1947 की घोषणा भी हम पढ़ेंगे, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली की घोषणा आएगा, आज ही क्लास में आएगा वो मॉन्टेग्यू घोषणा। ये मॉन्टेग्यू है कौन? देखो इसका पूरा नाम ना एडविन मॉन्टेग्यू है। एडविन मॉन्टेग्यू है और यह भारत सचिव है। ये है कौन? ये भारत सचिव है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, यानी भारत मंत्री कह सकते हो, भारतीय मामलों का मंत्री भारत सचिव है। मॉन्टेग्यू घोषणा, ये घोषणा कहां आया? तो ये जो घोषणा है लंदन में आया, और लंदन के जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जो ब्रिटेन की संसद का निचला सदन है, जिसे हम लोग हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। ये कौन है हाउस ऑफ कॉमन्स? ये ब्रिटिश संसद का निचला सदन है। जैसे भारत में लोकसभा होता है, तो वैसे ही यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स होता, ब्रिटिश संसद का निचला सदन है, लोअर हाउस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट है लंदन हाउस ऑफ कॉमन्स। और क्या घोषणा था? घोषणा ये था कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में क्रमिक उत्तरदायी शासन की स्थापना है। घोषणा क्या था? घोषणा ये था कि ब्रिटिश सरकार का, भारत में ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य, भारत में ब्रिटिश सरकार का जो उद्देश्य है, सरकार का उद्देश्य क्रमिक उत्तरदायी शासन की स्थापना है। क्रमिक उत्तरदायी क्रमिक उत्तरदायी शासन की स्थापना देखने को मिलता है। यानी इसने कहा कि देखो यार, भारत में हम एक ही बार उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं करेंगे, धीरे धीरे भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। कैसे करेंगे? धीरे धीरे भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। तो इसके बाद आप गौर करोगे कि ये मॉन्टेग्यू की भारत यात्रा होगी। मॉन्टेग्यू कहाँ आएगा? भारत आएगा टहल्ला मारने के लिए। मॉन्टेग्यू की भारत यात्रा। आप लोग तो कहीं टहल्ला भी मार नहीं सकते, मेरे चक्कर में आप लोग भी फंसे पड़े हो पिछले 4 घंटे से। मॉन्टेग्यू की भारत यात्रा। और तब यहां पे वायसराय कौन था? वायसराय चेम्सफोर्ड से मुलाकात हुआ। भारत का वायसराय कौन है? चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड से मुलाकात, जो 1916 से 1921 तक भारत के वायसराय के रूप में शासन किया। इसके बाद लॉर्ड रीडिंग आ जाएगा। देखो ये लागू कब होगा? रीडिंग के समय में, लेकिन आएगा कब? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम चेम्सफोर्ड के समय में। और इस रिपोर्ट के बाद एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जारी किया जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आएगा, और इसी रिपोर्टों के आधार पर, ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है ना, इसके रिपोर्टों के आधार पर 1919 का सुधार आता है। 1919 का जो संवैधानिक सुधार आया, वो कैसे आया? तो 1919 का संवैधानिक सुधार के पीछे का पूरी कहानी ये था, जो कि मैंने अभी आपको बताया और समझाया। यहां तक सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं? ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि अधिनियम में क्या क्या प्रावधान जोड़े गए। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया कैसे और क्या क्या प्रावधान जोड़ा गया। तो मुख्य प्रावधान की बात करते हैं, एक एक करके समझते हैं।
देखो सबसे पहला जो इसमें बदलाव किया ना, समझना पॉइंट, पहला बदलाव जो आया वो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था आया। लोकसभा और राज्यसभा की जो कॉन्सेप्ट आया ना वो यहीं से आता है। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, बाई कैमरल लेजिस्लेचर का कॉन्सेप्ट यहां से आया। द्विसदनीय व्यवस्था पहली बार, यानी कि एक विधानसभा और एक विधान परिषद का कॉन्सेप्ट यहां पे आता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कब आया, इसी समय आया। तो एक बात और भी समझो साथियों कि जो मैंने ये 19 पढ़ाया ये एक तरह से संवैधानिक सुधार है, प्रांतों में द्वैध शासन की नींव रखेगा। और इस द्वैध शासन को हम लोग उदारवादी निरंकुशता कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको उदारवादी निरंकुशता कहा जाता है। भारतीयों का शासन में प्रथम सुनिश्चित करना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? उदारवादी निरंकुशता की नीति कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उदारवादी निरंकुशता की नीति कब शुरू हुआ? इसी समय, उदारवादी निरंकुशता की नीति। ठीक है, कौन सी नीति? उदार, इसको बेनवोलेंट डेस्पोटिज्म कहते हैं, क्योंकि दे तो रहा है सब कुछ लेकिन दे कुछ नहीं रहा। एक निरंकुशता भी है लेकिन थोड़ा उदारवादी है, क्योंकि भारतीयों कह रहा कि हम तुमको प्रांतों में द्वैध शासन दे देंगे, प्रांतों में एक तरह से सीमित उत्तरदायी शासन की नींव रखेगा। तो पहला प्रावधान आपने देखा, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू किया, और दूसरा प्रांतों में द्वैध शासन को लेकर आएगा। द्वैध शासन, डायरकी रूल प्रांतों में लेकर आया, यानी कि सत्ता को दो वर्गों में बांटा जाएगा शक्तियों को। कुछ शक्तियां केवल गवर्नर के पास रहेगी जो अपनी परिषद की सहायता से निर्णय करेगा, और दूसरा जो देखने को मिलता है वो है हस्तांतरित विषय, जिसमें भारत मंत्री की सहायता से शासन करना था। तो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था आया। इसी के माध्यम से महिलाओं को प्रथम बार महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। प्रथम बार महिला मताधिकार, प्रथम बार महिला मताधिकार किसके माध्यम से आया? तो इसी के माध्यम से आया, प्रथम बार महिला मताधिकार। फिर कैग एक स्वतंत्र पद बना दिया गया। कैग क्या बना दिया गया? एक स्वतंत्र पद बना दिया गया। हालांकि भारत में बजट पहली बार कब लाया गया था? 1860 में जेम्स विल्सन बजट पारित करता है, जो कि पोर्टफोलियो प्रणाली जो लॉर्ड कैनिंग लागू किया था, उसी पोर्टफोलियो प्रणाली में जो वित्त सदस्य था, फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर शामिल हुआ था, वो जेम्स विल्सन था, जिसने भारत में पहली बार टैक्स का सिस्टम, आयकर लागू किया, इनकम टैक्स, बजट जारी किया पहली बार, है ना। तो वो जेम्स विल्सन याद रखना है। कैग स्वतंत्र पद बना, और इसी समय एक संघीय लोक सेवा आयोग के गठन की बात किया गया। संघीय लोक सेवा आयोग की बात किया गया। हालांकि गठन 1926 में होगा, 1924 में ली आयोग बनेगा उसके सिफारिश पर, लेकिन इसी समय किया गया। और सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं? ये सारी चीजें वहीं से आ रही। तो अब यहां देखो, पहला, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था को लागू किया। निम्न सदन, बिहार बजट में आपको नेक्स्ट डे पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, एक निम्न सदन आया और एक उच्च सदन आया। आज भी ऐसा ही है ना, यही राज्य परिषद आगे चल के राज्यसभा बन गया, और केंद्रीय विधानसभा आगे चल करके लोकसभा बन गया। तो लोकसभा और राज्यसभा का ये कॉन्सेप्ट आया। निम्न सदन में जो मेंबर होने थे वो 145 मेंबर होना था, और इसका कार्यकाल जो था वो 3 साल था। 41 नॉमिनेट होने थे और 104 चुना जाना था, जिसमें से 52 समान सीट थी, 30 मुस्लिम के लिए आरक्षित किया गया था, 2 सिख के लिए और 20 विशेष वर्गों के लिए आरक्षित किया गया था। तो 104 निर्वाचित थे 145 में, और 41 मनोनीत होने थे। कार्यकाल 3 वर्ष था। केंद्रीय विधानसभा,
इसी प्रकार से राज्य परिषद, और राज्य परिषद की बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें 60 मेंबर तो होने थे, लेकिन सारे के सारे पुरुष होने थे, महिलाओं को राज्य परिषद में भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। यहां महिला भाग ले सकती थी, लेकिन यहां महिला भाग नहीं ले सकती थी। कार्यकाल 5 वर्ष का कार्यकाल रखा गया। 26 मनोनीत थे 60 में से, और 34 निर्वाचित था, 34 में से 20 जन। अभी सब इतने नहीं याद रखना, ये मेरा बताने का केवल पर्पस ये है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली को मुसलमानों के अलावा अन्य वर्गों तक भी विस्तारित किया गया था, और यह विस्तार सर्वप्रथम 1919 के भारत शासन अधिनियम से ही होता है, जिसके माध्यम से उदारवादी निरंकुशता की नीति की शुरुआत की गई थी। तो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था आया। उच्च सदन राज्य परिषद 60 मेंबर थे, कार्यकाल 5 वर्ष, सारे पुरुष होने थे। निम्न सदन केंद्रीय विधानसभा 145 सदस्य, कार्यकाल 3 वर्ष होना था। दोनों सदन यानी कि केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद दोनों की शक्तियां समान थी, लेकिन जो बजट की शक्ति थी वो केवल विधानसभा के पास था, बिल्कुल आज की तरह कि बजटीय मामलों पर केवल लोकसभा को शक्ति प्राप्त होती है। उसी तरीके से बजट पर अधिकार केवल और केवल केंद्रीय विधानसभा के पास था, राज्य परिषद के पास नहीं था। और दोनों ही सदनों के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से किया जाना था। और निर्वाचन कितने प्रतिशत जनता को मिल गई थी? 2 से 3% जनता। शिक्षा, संपत्ति और कर भुगतान के आधार पर ही वोट देने का अधिकार दिया गया था। इतना ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट, विधायी शक्तियां राष्ट्रीय महत्व का जो मामला था, जो नेशनल इंपॉर्टेंस का मामला था, जैसे आज आप देखो इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हो ना, राष्ट्रीय महत्व के विषय केंद्रीय सूची में शामिल किए गए हैं। उसी प्रकार से जो राष्ट्रीय महत्व या एक से अधिक प्रांतों से संबंधित मामला था, उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को प्राप्त था। केंद्रीय स्तरीय सरकार द्वारा शासित होता था इनको, जैसे विदेश मामले, रक्षा, सार्वजनिक ऋण, नागरिक और आपराधिक कानून, संचार सेवा, ये सब पर कानून केंद्र बनाएगा। गवर्नर जनरल मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में काम करेगा। और अब देखो उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 8 मेंबर कर दिया गया, जिसमें यह फिक्स कर दिया कि 3 भारतीय होंगे। गवर्नर जनरल की परिषद में पहली बार भारतीयों को कम शामिल किया गया? 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में। और वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। लेकिन 1919 में क्या तय किया गया कि अब एक नहीं 3-3 भारतीय शामिल होंगे, और परिषद के सदस्यों की संख्या भी बढ़ाकर के 5 से कितना कर दिया गया? 8 कर दिया गया। और 8 में से 3 कौन होंगे? भारतीय मेंबर होंगे, यह भी तय निर्धारित कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन को शुरू किया गया, और द्वैध शासन के जनक कौन है? द्वैध शासन के जनक लियोनल कार्टिस है। प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांटा गया, एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। तो आरक्षित विषय क्या है? आरक्षित का मतलब है जिसका प्रशासन गवर्नर जनरल और काउंसिल मिलकर करेगा। कौन कौन करेगा? गवर्नर जनरल और काउंसिल मिलकर करेगा। ठीक है जी, कौन करेगा? गवर्नर जनरल और काउंसिल के द्वारा यह किया जाएगा। जबकि हस्तांतरित विषय की बात करें तो इसमें गवर्नर जनरल और भारत मंत्री होगा। कौन होगा? तो गवर्नर जनरल और भारत मंत्री होगा। अब देखो हस्तांतरित विषय, भारत मंत्री तो सदस्य है भारत का, तो एक तरह से देखो ये उत्तरदायी शासन है। ये क्या है? उत्तरदायी शासन है, क्योंकि नीतियों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होना पड़ेगा हस्तांतरित विषय के लिए। जबकि आरक्षित विषय में इसमें कोई उत्तरदायी नहीं है। तो क्या संपूर्ण उत्तरदायित्व शासन की शुरुआत किया गया? नहीं, सीमित उत्तरदायित्व की शुरुआत किया गया। ये जो द्वैध शासन है, प्रांतों में जो डायरकी रूल इंप्लीमेंट किया गया, ये डायरकी रूल पूर्ण उत्तरदायी शासन नहीं है, ये सीमित उत्तरदायी शासन है। तभी तो इसको बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म कहा गया। क्या कहा गया? बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म कहा गया। तो बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म का मतलब ही क्या होता है? कि सीमित उत्तरदायित्व होना, पूर्ण उत्तरदायित्व नहीं होना, सीमित उत्तरदायित्व होना। जैसे आरक्षित विषय में क्या थे? लैंड रेवेन्यू, खनिज, संसाधन, कानून व्यवस्था, जेल, पुलिस, सिंचाई, ये सब के सब कहां थे?
आरक्षित विषय में। और आरक्षित विषय में जो निर्णय था गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से करता था, भारत मंत्री से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हस्तांतरित विषय में आप देखोगे गवर्नर जनरल प्लस भारत मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, और ये प्रश्न पूछा गया ना प्रांतीय स्थानीय स्वशासन, यही तो पूछा, स्थानीय प्रशासन या स्थानीय में लिख देता हूं स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, ये भी रखा गया। आबकारी आज भी है, आप गौर करोगे तो हस्तांतरित विषय था, प्रांतों के पास था, और इस प्रकार से शक्तियों को बांटा गया था। इसी को द्वैध शासन कहा जाता है। यानी हस्तांतरित विषय के लिए भारत मंत्री के सलाह पर काम करता था, परंतु गवर्नर जनरल के पास यहां भी वीटो के पास पावर था। यहां भी गवर्नर जनरल के पास देखोगे तो क्या पावर है, वीटो की पावर है। यानी अल्टीमेटली तो यहां भी वो वीटो लगा करके क्या करेगा, सब मामला को धराशायी कर देगा। अगला सुधार और क्या क्या सुधार आया, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया, सिख, यूरोपियन, ईसाई और एंग्लो इंडियन तक। भारत परिषद में सदस्यों की संख्या कम कर दिया गया, अब न्यूनतम 8 हैं वहां पे और मैक्सिमम 12। और सबका वेतन ब्रिटेन के राजकोष से दिए जाने की शुरुआत किया गया। अब तक वेतन भारतीय खजाना से दिया जा रहा था, 1793 के चार्टर एक्ट में शुरू हुआ था। अब वेतन कहां से दिया जा रहा है, भारत के खजाना से, भारतीय राजकोष से वेतन दिए जाने की शुरुआत किया गया। भारत परिषद, उच्चायुक्त का पद का गठन किया गया, हाई कमिश्नर भारत सचिव की सहायता के लिए। और इसकी शक्तियां क्या क्या थी, किन किन मामलों को देखता था, इसका कार्य था रक्षा व विदेश मामले को देखना, रक्षा व विदेश मामले को देखना का प्रबंधन कौन कर रहा था, तो ये भारत सचिव के साथ उच्चायुक्त, तो ये उच्चायुक्त का पद 1919 में आया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन की प्रावधान की बात किया गया, लेकिन आगे चल करके आप देखोगे 1924 में, 1924 में ली आयोग का गठन किया गया। ली आयोग सिविल सेवा को कैसे गठित किया जाना चाहिए तो उस संबंध में था, जैसे आपने एक मैकॉले समिति पढ़ा था। और इसी के सिफारिश पर 1926 में, 1926 में क्या किया गया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। संघीय लोक सेवा आयोग, जैसे आज यूपीएससी है ना, उससे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था और इसका गठन यहां पे किया जाता है, ली आयोग 19। इसके अलावा और क्या क्या सुधार लाया, तो केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट को अलग अलग कर दिया गया, प्रांतों को अब अपने हिस्से का बजट जारी करने का अधिकार दे दिया गया। मतदाता की संख्या 3% से बढ़ाकर 10% कर दी गई, हालांकि हुआ नहीं था, केवल कहा था। प्रथम बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। लोक लेखा समिति का गठन किया, इसलिए संसद की सबसे पुरानी समिति कौन है, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमिटी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को इसका मित्र मार्गदर्शक कहा जाता है, इसी में का एक स्वतंत्र पद का गठन किया। और इसमें एक प्रावधान जो सबसे महत्वपूर्ण शामिल किया गया था वो ये था कि इस सुधार के 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा जो सुधारों की जांच करेगा और भविष्य के सुधारों की सिफारिश करेगा। 10 वर्ष बाद किया जाना था कि कैसे कैसे क्या होगा, हालांकि 10 वर्ष तक तो इंतजार किया नहीं, ये पहले ही सुधार आता है। अब देखो हुआ क्या, पूरी कहानी समझिएगा। अधिनियम का महत्व क्या है, देखो एक तो सबसे अच्छा महत्व इसका ये है कि भारतीयों में जागृति की भावना को बढ़ावा दिया। भारत के लोग अपने अधिकारों के प्रति लगातार जागरूक हो रहे हैं, उनकी मांग भी तेजी से बदलती जा रही है। मतदान के अधिकारों में विस्तार हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोटिंग मिला, महिलाओं को वोट करने का अधिकार मिला और प्रांतों में स्वशासन जैसी व्यवस्था लागू किया गया, हालांकि सीमित तौर पर था लेकिन लागू जरूर किया गया। कमी क्या थी, केंद्र में तो अभी भी अनुत्तरदायी शासन था, सारा कुछ शासन अंग्रेजों के पास था, मतलब गैर जिम्मेदार केंद्र सरकार। सांप्रदायिकता, पृथक निर्वाचन प्रणाली को और ज्यादा विस्तारित किया गया और मताधिकार भी सीमित ही था, केवल शिक्षा, संपत्ति और कर भुगतान के आधार पर ही वोट देने का अधिकार यहां भी दिया जा रहा है। भारत की सभी जनता को वोट देने का अधिकार यहां भी दिया नहीं गया। तो ये कुछ इस अधिनियम की